विद कुलदीप सिंह चारण के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी। केमिस्ट्री की सीरीज में पिछली क्लासेस में हमने अणु, परमाणु और तत्व, यौगिक मिश्रण के बारे में पढ़ा था। उसी श्रृंखला में आज हम जो आगे है वो कुछ नए टॉपिक लेके आए हैं। नए टॉपिक में आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में। द्रव्य के बारे में एनालिसिस करेंगे हम कि क्या द्रव्य होता है, क्या उसकी अवस्थाएं होती है, कैसे कैसे उनमें परिवर्तन होता है। मैं माफ़ी चाहूँगा पिछले कुछ समय से टेक्निकल एरर की वजह से क्लासेज रेगुलर नहीं हो पाई, लेकिन अब क्लासेज आगे रेगुलर रहेगी ऐसी आशा है। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज हम केमिस्ट्री में अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मैटर। मैटर मतलब द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ क्या होता है? पदार्थ या द्रव्य कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है जिसमें अवयव कण उपस्थित होते हैं। किसी भी वस्तु जिसमें के अंदर अवयव कण उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाएगा? आपके पदार्थ। क्या कहलाएगा? पदार्थ। पदार्थ के अंदर हम कुछ टॉपिक्स जो है वो देखेंगे। इनमें जो है स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि ये जो पदार्थ होता है मेनली इसकी डेफिनेशन दी जाती है ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। सेंसेस के आधार पर जो 5 सेंसेस है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अगर कोई भी वस्तु आपको उस 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव की जा सकती है, अगर आप अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से उस वस्तु को अनुभव कर सकते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी? त्वचा, आपकी आंख, आपका नाक, आपकी जीवा। त्वचा, आंख, नाक, जीवा और कान। अगर आप इन 4 से, अगर आप इन 5 से अगर किसी भी वस्तु को अनुभव कर सकते हैं, अगर आप इन 5 से किसी भी वस्तु को अनुभव कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा? पदार्थ। त्वचा मतलब स्किन, आंख मतलब आई, नोज, टंग और ईयर। अगर आप इन 5 चीजों से किसी भी वस्तु को अनुभव कर सकते हैं या किसी भी चीज को अनुभव कर सकते हैं तो आपका क्या कहलाएगा? पदार्थ या द्रव्य। क्या कहलाएगा? पदार्थ या द्रव्य। अब अपन बात करते हैं द्रव्य कणों के गुण धर्म के बारे में। परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। ऐसी कोई भी वस्तु जिसको आप ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हो क्या कहलाएगा? पदार्थ। क्या कहलाएगा? पदार्थ। पदार्थ के गुणधर्मों में बात करेंगे हम लोग तो जनरली इसकी गुणधर्मों में 3 होते हैं। SAM ये याद रखिएगा। अगर आपको ये याद रहेगा SAM तो आपको इजीली सब कुछ चीजें याद रह जाएगी। क्या होता है देखो, सबसे पहले बात करते हैं एस का मतलब होता है स्पेस। पदार्थ जो होता है उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी पदार्थ में जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स में आपको क्या दिखेगा? स्पेस मिलेगा। क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा। अगला है ए का मतलब होता है अट्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आकर्षण। जो कण होंगे पदार्थ के, उन कणों के मध्य क्या होगा? एक आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। थर्ड होगा मोशन। थर्ड क्या होगा? मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? गतिशील। अर्थात किसी भी पदार्थ के स्पेस का मतलब रिक्त स्थान बोल सकते हो आप। किसी भी पदार्थ के जो कण होंगे उन कणों में क्या होगा? स्पेस होगा, रिक्त स्थान होगा। एक ये स्पेस है, सॉरी एक ये कण है तो दूसरा ये कण, तीसरा ये कण, इन सब में क्या होगा? थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा, लेकिन फिर भी ये पास पास है। याद ऐसे रखिएगा, 2 कण है, दूर होने का मतलब इनमें क्या थोड़ा बहुत क्या रहेगा? स्पेस। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत दूर है तो थोड़ा पास भी तो है। पास होने का कारण क्या है? अट्रैक्शन। एंड थर्ड वन इज ये एक दूसरे से आगे से आगे गतिशील होते रहते हैं तो क्या हो जाएगा? मोशन। तो हमने ये जान लिया कि प्रॉपर्टीज क्या होगी किसी भी पदार्थ के कणों की। SAM। एस का मतलब स्पेस होगा उनके बीच में, ए का मतलब अट्रैक्शन होगा, एम का मतलब क्या होगा? मोशन होगा। अब हम बात करते हैं कि मैटर्स के टाइप क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर्स। मैटर के प्रकार, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो देखो 2 चीजें होती है। एक होता है प्योर मैटर, एक होता है इम्प्योर मैटर। एक होगा शुद्ध द्रव्य, एक होता है अशुद्ध द्रव्य।
साथ में एक चीज और देख लीजिएगा, मैं दो वर्ड बोल रहा हूं, एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव। द्रव्य को बोलते हैं मैटर, ये होता है लिक्विड। ये क्या होता है, आगे बढ़ेंगे। यहां जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वो कर रहा हूं द्रव्य। क्या यूज कर रहा हूं, द्रव्य। ये याद रखिएगा, द्रव्य और द्रव में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शुद्ध द्रव्य की बात करता हूं तो शुद्ध द्रव्य का मतलब क्या होगा, नाम से ही जैसे डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है, उसमें अशुद्धि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अशुद्धि नहीं होने का मतलब क्या होता है, एक ही प्रकार के कण होने चाहिए। एक ही प्रकार के क्या होने चाहिए, कण होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक ही प्रकार के कण। अब आप पूछोगे एक ही प्रकार के कण कैसे, जैसे मैं बोल दूं कि सोना, चांदी, सोना और चांदी, या मैं आपको बोल दूं शुद्ध जल, अशुद्ध जल बोलते हैं उसको शुद्ध जल, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, H2। देखिए अगर इनमें जो है प्योर का मतलब क्या होता है, एक ही प्रकार के कण। एक ही प्रकार के कण कैसे, सोना है तो सोने में सारे एयू 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 के कण ही होंगे, सारे जो होंगे वो किसके होंगे, सोने सोने के कण होंगे, तब वो क्या होगा, शुद्ध। चांदी का मतलब क्या होगा, उसमें एच के कण होंगे। जल का, शुद्ध जल का मतलब क्या होगा, उसमें H2 ही होंगे। सेम आगे बात करता हूं मैं इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या होता है, अगर उसमें एक से अधिक प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के कण उपस्थित हो, एक से अधिक प्रकार के कण उपस्थित हो, अर्थात एक से अधिक प्रकार के पार्टिकल्स अगर उसमें प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, वो इम्प्योर होगा। क्या होगा, इम्प्योर। अगर मैं इसमें भी बात करूं कि इम्प्योर मैटर क्या होता है, इम्प्योर मैटर क्या होता है, तो अशुद्ध जल ले लेते। अशुद्ध जल में क्या क्या होगा, H2O भी होगा, कुछ मात्रा में मैग्नीशियम भी होगा, कुछ मात्रा में आपके फ्लोराइड भी होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जो होगी उसके अंदर उपस्थित रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा, आपके अशुद्ध जल। क्या हो जाएगा, अशुद्ध जल। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं मिट्टी, मिट्टी क्या होती है, मिट्टी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग, तो मिट्टी भी आपकी क्या हो जाएगी, अशुद्ध, सॉरी इम्प्योर मैटर। इसके अलावा मिश्रण, मिक्सचर, मिक्सचर भी क्या होगा आपके, अशुद्ध, अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। शुद्ध का मतलब एक ही प्रकार के कण उपस्थित होना चाहिए, अशुद्ध का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के कण उपस्थित होने चाहिए। तीसरी चीज जो है वो है अवस्थाएं या स्टेट। देखिए मेनली अगर मैं बात करूं तो किसी भी पदार्थ की या किसी भी द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है, सबको बताए, द्रव, ठोस और गैस। इन तीन के बारे में आप सबने सुना होगा, ठोस, द्रव और गैस। दो अवस्थाएं और होती है इसकी, द्रव, ठोस और गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं। और बीईसी की फुल फॉर्म होती है बोसोन, बोस। ई का मतलब आइंस्टीन, कंडेंसेट, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। पांच अवस्थाएं होती। अब इन पांचों अवस्थाओं के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, फिर इनको एक दूसरे में लिंक करके स्टेट कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ये दो अवस्थाएं जो है, एक प्लाज्मा और एक बीईसी, इनके बारे में अभी तक पूरा डिफाइन हुआ नहीं है अच्छे से, पूरा अच्छे से इनको ना तो डिफाइन कर पाए, ना ही इन दो चीजों के बारे में आपको, ये जो है बहुत हाई लेवल पे जाता है, हाई लेवल की स्टडी में आता है। नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन तीन तक ही पहुंचे जाते हैं। आगे अगर प्लाज्मा से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इन दोनों के कन्वर्जन के बारे में पूछेंगे, जो अपन आगे देखेंगे। अभी फिलहाल अपन द्रव, ठोस और गैस के बारे में पढ़ते हैं।
देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं ठोस की। सॉलिड। आपको एक चीज यहां ध्यान रखनी है, ठोस वस्तु है मेरे पास, जैसे मार्कर है, मार्कर की क्या आकृति परिवर्तित होगी? मार्कर की जो साइज है, शेप है, क्या ये चेंज होती है? नहीं होती है, ठोस ही है। अगर मैं इसको यहां रखूं, चाहे बाहर ले जाके रखूं, चाहे कहीं भी रख दूं, चाहे ब्रह्मांड में, खुला ब्रह्मांड में कहीं भी अगर मैं छोड़ दूं, क्या इसकी साइज चेंज होगी? नहीं होगी। मैं अगर इसको मेरे हाथ से इस हाथ में लेता हूं, क्या इसकी साइज चेंज होती? नहीं होती। मतलब आकार क्या हो गया इसका? इसका आकार क्या हो गया? निश्चित। आकार क्या हो गया? निश्चित। अब अगली बात करता हूं आयतन की। आयतन का मतलब जनरली एक ही चीज होती है, कितना स्थान घेरती हो, कितना स्थान घेरती है, कितना स्थान कवर करती है, कितना प्लेस वो कवर करती है, वो क्या होता है उसका? आयतन। वॉल्यूम। आकार का मतलब होता है साइज। वॉल्यूम जो है इसका, अगर मैं इसको यहां रखता हूं तो भी इतना सा आयतन घेरेगी, अगर मैं इसको यहां लेके जाऊंगा तो भी इतना आयतन घेरेगी, अगर इसको यहां लेके आऊंगा तो भी इतना ही आयतन घेरेगी। मतलब इसका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन भी क्या होता है? निश्चित। फिर बात करता हूं घनत्व की, डेंसिटी। घनत्व भी क्या होगा इसका? यहां घनत्व निश्चित है, निश्चित से डिफाइन नहीं करना है। घनत्व का मतलब क्या होता है? वस्तु है, कोई भी वस्तु के कण जो है वो कितने पास पास है, कितने पास पास है। हमें पता है कि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, तो इसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा, मैक्सिमम। घनत्व इसका क्या होगा? मैक्सिमम। फिर बात करते हैं अपन इसका संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेशन। कितना आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, कितना इसको आप दबा सकते हो। तो क्या मैं इसको ज्यादा दबा सकता हूं? नहीं दबा सकता। इसका मतलब संपीड्यता क्या होगी इसकी? मिनिमम। संपीड्यता इसकी क्या होगी? मिनिमम। ठोसों का आकार क्या हो गया? निश्चित। आयतन भी क्या हो गया? निश्चित। घनत्व क्या हो गया? सबसे ज्यादा। संपीड्यता क्या होगी? संपीड्यता क्या होगी? मिनिमम। उसके बाद में बात करता हूं विसरण। विसरण मतलब फैलना। फैलाव कितना होगा इसका? कम होगा, सबसे कम फैली हुई ये रहेगी। फिर बात करते हैं अवयव कणों के मध्य दूरी। कणों के मध्य दूरी भी क्या होगी इसकी? मिनिमम। अवयव कणों की दूरी के बाद में बात करता हूं अंतराणु का आकर्षण बल। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो भी इसका क्या होगा? मैक्सिमम। वो इसका क्या होगा? मैक्सिमम। ये सारी चीजें शायद अभी आपको थोड़ा परेशान कर रही होगी, अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद में ये सारी चीजें आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा एक एग्जांपल के थ्रू। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, आकार निश्चित समझ में आ गया होगा। आकार निश्चित कैसे होता है मैंने बताया था, ये ठोस है तो ठोस को कहीं भी रख दो, आकार क्या होगा? निश्चित। आयतन की बात करूं तो आयतन भी मैंने बता दिया कि जहां यहां पे जितना घेर रही है स्थान उतना ही वहां घेरेगी। फिर बात करता हूं घनत्व। घनत्व का मतलब कितनी पास पास है। पास पास क्या है? सबसे ज्यादा इसी में ही है, तो ये पास होगी। इसी के साथ ये देख लो अंतराणु बल मैक्सिमम। मतलब पास पास कैसे होती है? किसी भी चीज को अगर आप अट्रैक्ट करते हो, खींचते हो, खींच के वो जितना जितना पास में आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया? उनमें अट्रैक्शन फोर्स क्या है? ज्यादा है। मतलब जो सबसे ज्यादा पास में होगी इनमें अट्रैक्शन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। कणों के मध्य दूरी की बात करो, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो ज्यादा पास में आ गए। ज्यादा पास में आने का मतलब बीच में दूरी क्या रहेगी? कम रहेगी, तो क्या हो जाएगी? मध्य दूरी भी क्या हो जाएगी? कम। फिर होता है विसरण। विसरण मतलब फैलना। फैलाव क्या हो गया? इसके अंदर कम है। इनके अंदर फैलाव मतलब दोनों के बीच की दूरी कम है, तो दूरी कम है, इसका मतलब फैलाव भी क्या है? कम है। फिर बात करते हैं संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब होता है कि आप इसको और कितना दबा सकते हो। और कितना? मैं मान लो ये दो पार्टिकल यहाँ पे, इसको कितना से दबा सकता हूँ? बस इतना ही दबा सकता हूँ, इतना ही दबा सकता हूँ। मतलब संपीड्यता क्या होता है? मिनिमम या लगभग जीरो, या लगभग जीरो। ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपके। ये हो गया आपके ठोस। अगला हम पढ़ेंगे द्रव के बारे में। किसके बारे में? द्रव। द्रव, द्रव मतलब लिक्विड।
सेम वो की वो चीजें वापस देखनी है यहाँ पे। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने क्या देखा था? आकार। फिर हमने क्या देखा था? आयतन। थर्ड थिंग इज घनत्व। चौथा हमने देखा था संपीड्यता। पांचवा हमने पढ़ा था अंतराणु का आकर्षण बल। छठा हमने पढ़ा था विसरण। सातवां हमने पढ़ा था अवयव कणों के मध्य दूरी। द्रव के बारे में बात करता हूं तो द्रव्य के बारे में आकार क्या होगा इसका? देखो, कोई आप पानी लीजिएगा, पानी को आप जानते हो कि एक बार आपने कप में डाला, फिर उसको ग्लास में डाला, फिर किसी तीसरे बर्तन में डाला, फिर आपने उसको जमीन पे फैला दिया। क्या हर बार उसका आकार सेम रहता है? हर बार आकार सेम रहता है? नहीं रहेगा। जब आप ग्लास में डालोगे तो लंबे रूप में भरा जाएगा, जब जमीन पे गिराओगे तो फैल जाएगा। तो उसका आकार क्या है? अनिश्चित, निश्चित नहीं, फिक्स नहीं। तो अनिश्चित, निश्चित का मतलब फिक्स नहीं, चेंज हो सकता है वापस। तो आकार क्या हो गया उसका? अनिश्चित। फिर बात करते हैं आयतन की। किसकी बात करते हैं अपन? आयतन की। आयतन क्या होगा? देखो, मैंने 100 ml जो है पानी लिया। 100 ml पानी को मैंने कप में डाला, 100 ml पानी को मैंने जमीन पे डाला, 100 ml पानी को मैंने ग्लास में डाला। क्या 100 ml पानी जो है वो जितनी, मतलब जो जितना स्थान वो घेरेगा, जितना स्थान वो घेरेगा, वो उतना ही स्थान रहेगा जितना 100 ml वस्तु घेर सकती हो, जितना 100 ml वस्तु घेर सकती हो। तो आयतन क्या हो जाएगा उसका? निश्चित। तो इतना पानी चाहे ग्लास में डालो या कप में डालो, आयतन क्या रहेगा? उसकी मात्रा क्या रहेगी? 100 ml की 100 ml रहेगी, मतलब निश्चित रहेगी। फिर देखो घनत्व। घनत्व की बात करूं तो मैं ये बता सकता हूं कि जहां ठोस में बिल्कुल पास पास कण होते थे, मतलब घनत्व बहुत ज्यादा होता था, यहां क्या होगा? ठोस से क्या होगा? थोड़ा कम घनत्व होगा, मतलब मध्यम लिख सकता हूं। तो घनत्व इसका क्या हो जाएगा? मध्यम, मीडियम, मिड में रहेगा बिल्कुल। फिर संपीड़ितता की बात करते हैं। कंप्रेस जो हमने देखा था कि ठोस वस्तु को बिल्कुल भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी आप संपीड़ित नहीं कर सकते हो। तो द्रव को क्या कर सकते हो? आप थोड़ा सा संपीड़ित कर सकते हो, द्रव को थोड़ा सा संपीड़ित कर सकते हो, लेकिन मतलब ये भी क्या हो गया? मिडिल में हो गया, मध्य में हो गया। फिर अंतराणु का आकर्षण बल की बात करते हैं। अंतराणु का आकर्षण बल का मतलब क्या हो गया? उनके मध्य जो बल है, जो अणु है, अणुओं के मध्य आकर्षण बल कैसा है? तो मैं ये कह सकता हूं जहां ठोस में कण बिल्कुल पास पास थे, मतलब आकर्षण बहुत ही ज्यादा था, यहां क्या है? द्रव है, तो द्रव में आकर्षण क्या होगा? ठोसों की तुलना में थोड़ा क्या रहेगा? कम रहेगा। ठोसों की तुलना में थोड़ा आकर्षण क्या रहेगा? कम रहेगा, मतलब मध्य, ये भी मध्यम। अब बात करते हैं विसरण। विसरण मतलब फैलना। फैलना क्या, कितना फैल सकता है? तो मैं ये कह सकता हूं कि ठोस जहां बिल्कुल नहीं फैलता है, द्रव वहां पे क्या होता है? थोड़ा सा फैल सकता है। तो विसरण क्या हो जाएगा? वो भी मिडिल। फिर बात करता हूं मैं अवयव कणों के मध्य की दूरी। जहां हमने देखा था कि ठोस के कणों के मध्य दूरी बिल्कुल कम रहती है, यहां क्या होगी? ठोसों से थोड़ी सी ज्यादा। तो मैं फिर से बोल देता हूं कि मध्यम या ठोस से ज्यादा, ऐसे लिख देता हूं, सॉलिड से ज्यादा। विसरण भी क्या हो जाएगा? सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा। अंतराणु का आकर्षण बल क्या होगा? सॉलिड से थोड़ा कम। यहां बात करता हूं संपीड़ितता। संपीड़ितता सॉलिड से थोड़ी क्या रहेगी? ज्यादा। घनत्व क्या रहेगा? सॉलिड से थोड़ा सा क्या रहेगा? कम रहेगा। बस ये सारी चीजें होगी। यही सेम चीजें हम पढ़ेंगे आगे गैस के लिए। किसके लिए? गैस के लिए। अब देखो, गैस की बात करूं तो गैस का आकार क्या होता है? निश्चित या अनिश्चित? गैस को अगर मैं किसी क्लास आप कोई गैस ले रहे हो, गैस को आप यहां वातावरण में छोड़ते हो तो कमरे तक जाएगा पूरा। खुले एनवायरनमेंट में छोड़ते हो तो पूरे खुले एनवायरनमेंट में जाएगा। अगर किसी ग्लास में डाल के गैस को छोड़ते हो तो वो गैस क्या रहेगी? उस ग्लास के अंदर तक पूरा फैल जाएगी। मतलब आकार क्या हो गया उसका? अनिश्चित। आयतन का मतलब कितना स्थान घेरती है? तो स्थान घेरना, स्थान कोई फिक्स थोड़ी घेरती है। अगर आप
जो आपके पास जो गैस का सिलेंडर होता है, गैस का सिलेंडर इसका इजी एग्जांपल रहेगा आपके पास। गैस का सिलेंडर जो होता है उसके अंदर गैस क्या होती है, उस गैस के सिलेंडर इतने से सिलेंडर में भरी हुई रहती है, लेकिन बाद में जैसे ही आप उस सिलेंडर से गैस निकाल देते हो तो गैस क्या रहेगी, पूरे एनवायरमेंट में फैल जाती है, मतलब आयतन बढ़ता जा रहा है उसका, बहुत ज्यादा स्थान घेर रही है। जहां पहले वो एक सिलेंडर जितना स्थान घेरती थी अब वो कितना घेरी, पूरे कमरे जितना, मतलब आयतन भी क्या उसका अनिश्चित, निश्चित। फिर बात करते हैं घनत्व की। घनत्व मतलब कितने कण उसके पास पास होते हैं। तो गैस के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, नहीं होते हैं, मतलब सबसे कम इसका घनत्व होगा। सबसे कम घनत्व किसका क्या होगा, गैस का। फिर बात करते हैं संपीड्यता। संपीड्यता मतलब आप कितना उसको कंप्रेस कर सकते हो। अभी मैंने एग्जांपल जो दिया था गैस की टंकी का, बहुत बड़ी मात्रा में गैस को उस उतनी सी टंकी में आप क्या कर सकते हो, संपीड़ित कर सकते हो। उस उतनी सी टंकी में क्या कर सकते हो, संपीड़ित कर सकते हो, मतलब सबसे ज्यादा संपीड़न होगा इसका, कंप्रेशन जो आप सबसे ज्यादा इसी का कर सकते हो, तो संपीड्यता इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा। फिर बात करते हैं अंतर अणुक आकर्षण बल, मतलब दो अणुओं को जोड़ने वाला आकर्षण बल। तो दो अणुओं को जोड़ने वाला आकर्षण बल इसमें क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। अंतर अणुक आकर्षण बल जो होगा, ये दो अणु है, इन दो अणुओं को पास लाएगा, आकर्षण बल लाएगा। गैस में ये बार बार दूर जाते हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सबसे कम। अंतर अणुक आकर्षण बल क्या होगा, सबसे कम। फिर बात करते हैं विसरण यानी फैलना। गैस सबसे ज्यादा फैलती है तो विसरण भी इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा, मैक्सिमम। फिर बात करते हैं अवयव कणों के मध्य की दूरी। अवयव कणों के मध्य की दूरी भी इसमें क्या होगी, मैक्सिमम। क्या होगी, मैक्सिमम। अब एक जनरल एग्जांपल से आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं इजीली। 3 डायग्राम बनाऊंगा, उन तीनों डायग्राम से आप इजीली ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। पहला बॉक्स ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। अगर मैं ठोस की बात करूं तो ठोस में मैंने बताया था कि अवयव कण क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे। अवयव कण क्या होंगे, बिल्कुल पास पास। फिर लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूर। फिर गैस में क्या होगा, पूरा ही दूर दूर। ये आपके हो गए तीनों डायग्राम, ठोस, द्रव और गैस के। ये आपका हो गया सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। अब सारी चीजें एक एक करके इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अवयव घनत्व देखते हैं। घनत्व, इसमें घनत्व का मतलब होता है कितनी पास पास है। घनत्व ये ज्यादा पास पास है तो घनत्व इसका क्या हो गया, सबसे ज्यादा। इसका घनत्व मध्यम, इसका घनत्व सबसे कम। घनत्व सबसे ज्यादा, मध्यम, सबसे कम। फिर बात करते हैं घनत्व के बाद में संपीड्यता, कितना कंप्रेस कर सकते हो। आप गैस को और दबा सकते हो, नहीं दबा सकते, नहीं के बराबर, या दबा भी सकते हो तो थोड़ा थोड़ा दबा सकते हो। इसमें देखो बीच में जगह है, मतलब थोड़ा थोड़ा और पास ला सकता हूं, और दबा सकता हूं इनको, तो इसकी संपीड्यता इससे ज्यादा। फिर इसकी संपीड्यता की बात करूं तो इसकी संपीड्यता क्या हो जाएगी, कंप्रेशन क्या हो जाएगा, इसका सबसे ज्यादा। फिर बात करते हैं अंतर अणुक आकर्षण बल की। आकर्षण बल का मतलब क्या होता है, उनको बांध के रखने वाला। यहां सबसे ज्यादा बल है, इसीलिए देखिए बंधे हुए आपस में टच करते हैं। यहां इससे थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दूर है। यहां सबसे कम है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा दूर है। मतलब अंतर अणुक आकर्षण बल जो है, यहां सबसे ज्यादा होगा, यहां वापस मीडियम, और यहां सबसे कम, अंतर अणुक आकर्षण बल। फिर बात करते हैं विसरण की। विसरण मतलब क्या होता है, फैलना, फैला। यहां सबसे कम फैले हुए हैं तो मतलब विसरण क्या हो जाएगा, नहीं के बराबर, बिल्कुल कम। यहां मध्यम, और यहां विसरण क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। फिर बात करते हैं अवयव कणों के मध्य की दूरी। अवयव कणों के मध्य की दूरी यहां देख रहे हो आप, नहीं के बराबर है, तो यहां अवयव कणों के मध्य की दूरी सबसे कम, यहां फिर से मध्यम, और यहां अवयव कणों के मध्य की दूरी सबसे ज्यादा। सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। घनत्व इसका ज्यादा क्योंकि पास पास है, इसका कम, इसका सबसे कम। संपीड्यता इसमें पास पास पहले से, इसलिए और कंप्रेस कर नहीं सकते, तो इसकी संपीड्यता सबसे कम। इसमें संपीड्यता और बढ़ा सकते हो आप, इसमें संपीड्यता को और भी बढ़ा सकते हो। और ये इसके ये अंतरणुक आकर्षण बल की बात करूं तो अंतरणुक आकर्षण बल सबसे ज्यादा इसमें, इसमें उससे कम, इसमें सबसे कम। विसरण और अणुओं के मध्य की दूरी की बात करूं तो सबसे ज्यादा अणुओं के मध्य की दूरी उसमें, उससे कम इसमें, और उससे कम इसमें। ये हो गया आपकी अवस्थाएं, जितनी भी अवस्थाएं होती है वो अवस्थाएं।
अगला हम देखेंगे अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा। अवस्था में परिवर्तन के लिए एक ग्राफ बनाएंगे अपन। सॉलिड, लिक्विड, गैस और ये आपका प्लाज्मा। देखो, कोई भी वस्तु लिक्विड है, लिक्विड से वो किस में बदल रही है, सॉलिड में। लिक्विड से सॉलिड में बदल रही है। सीधा सीधा याद रखिएगा, लिक्विड से सॉलिड का मतलब पानी है। पानी किस में बदल रहा है, बर्फ में। बर्फ में क्या होता है, जमता है, तो मतलब जमाव। या फिर बात करते हैं सॉलिड का गैस में बदलना। सॉलिड का गैस में बदलना, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। फिर बात करते हैं लिक्विड का गैस में बदलना। लिक्विड का गैस में बदलना, हम जानते हैं कि पानी को गर्म करने पे वाष्प बदल जाती है, तो क्या हो जाएगा, वाष्पन। क्या हो जाएगा, वाष्पन। सेम इसके दूसरी साइड में अपन देखेंगे। कोई भी वस्तु है, सॉलिड है, वो लिक्विड बदल गई। बर्फ जो है पानी में बदल गया, मतलब पिघलना। इसके अलावा आगे बात करते हैं कि सॉलिड है, सॉरी गैस है और वो लिक्विड में बदल रही है। गैस क्या हो रही है आपके, लिक्विड में बदल रही है। तो गैस का लिक्विड में बदलना क्या कहलाएगा। कोई भी वस्तु गैस है, वो लिक्विड में बदल रही है। वस्तु गैस से क्या बदल रही है, लिक्विड में। मतलब आप उसको कंप्रेशन कर रहे हैं, अभी हमने पहले पढ़ा था, मतलब संघनन। फिर बात करते हैं कोई वस्तु गैस है और वो सॉलिड बदल रही है, मतलब एक जगह जाके निक्षेपित हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, निक्षेपण। क्या हो जाएगा, निक्षेपण। लिक्विड का सॉलिड में बदलना, कोई भी वस्तु पानी है, पानी का बर्फ में बदलना, जमना, जमाव होना। सॉलिड का वापस लिक्विड बदलना, पिघलना हो जाएगा। लिक्विड को गैस में बदल रहे हो तो वो वाष्प में बदल रही है, तो वाष्पन। गैस वापस लिक्विड में बदल रही है, इसका मतलब वो संघनन। सॉलिड अगर गैस में बदल रहा है, बिना लिक्विड में है, सीधा किस में बदल रहा है, गैस में, तो ऊर्ध्वपातन। यदि सॉलिड जो है, सॉरी गैस जो है वो आपकी किस में बदल रही है, सॉलिड में। गैस क्या किस में बदल रही है, सॉलिड में, तो वो क्या कहलाएगा, आपके निक्षेपण। अब बात करते हैं गैस किस में बदल रही है, आपके जो आपने अपना चौथी कंडीशन पढ़ी थी प्लाज्मा, उसमें बदल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, आयनीकरण। ये क्या कहलाएगा, आपके प्लाज्मा में बदल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका आयनीकरण। और ये क्या कहलाएगा, निरायनीकरण। ये आपका प्लाज्मा है। प्लाज्मा का वापस गैस में बदलना, ये क्या कहलाएगा, निरायनीकरण। देखिए, गैस का प्लाज्मा बदलना, आयोनाइजेशन, ये रीआयोनाइजेशन, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, पिघलना, जमना, संघनन और वाष्पन। वाष्पन का मतलब वेपराइजेशन, संघनन का मतलब कंडेंसेशन, पिघलना का मतलब मेल्टिंग, जमना का मतलब फ्रीजिंग, निक्षेपण का मतलब जमाव का मतलब, मैं इंग्लिश लिख देता हूं साथ में आगे। कोई भी वस्तु निक्षेपित होती है, मतलब डिपॉजिट होती है, तो डिपोजिशन। ये हो गया आपके पूरा। ये डायग्राम आप ऐसे अपने जो नोटबुक है, नोटबुक में बना लीजिएगा, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है जमाव, पिघलना, ऊर्ध्वपातन है, इसका मतलब होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन
ये आपके हो गए एक दूसरे से अवस्था में परिवर्तन। यदि कोई वस्तु लिक्विड से सॉलिड में बदलती है तो उसको कहते हैं जमाव। यदि सॉलिड से वापस लिक्विड में बदलती है तो उसको बोलते हैं पिघलना। यदि कोई वस्तु लिक्विड से गैस में बदलती है तो उसको बोलते हैं वाष्प में बदलना। गैस से वापस लिक्विड में बदलती है तो उसको संघनन। यदि सॉलिड से गैस में बदलती है तो उसको ऊर्ध्वरोपातन। यदि गैस से सॉलिड में बदलती है तो निक्षेपण। यदि गैस से प्लाज्मा में बदलती है तो आयोनाइजेशन। और यदि प्लाज्मा से गैस में बदलती है तो निरायनीकरण या निरायनीकरण। ये हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं स्टेट कन्वर्जन ऑफ स्टेट पे क्या क्या किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है। द्रव गैस में बदलता है तो उस पर किस चीज का इफेक्ट पड़ेगा, किसका नहीं पड़ेगा। सॉलिड, गैस और लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हो गया। अब आगे देखिए प्रभाव किन किन दो चीजों का पड़ेगा वो बता देता हूं पहले। एक तो पड़ेगा तापमान का, टेम्परेचर का, एक पड़ेगा दाब का, प्रेशर का। प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। सॉलिड से लिक्विड में बदलना, सॉलिड से किसमें बदलना है, लिक्विड में। मतलब जो कण पास पास थे, पहले पार्टिकल पहले पास पास थे, उनको अब क्या करना है, दूर दूर करना है। दूर दूर कोई भी चीज कैसे होती है, एक तो उसको प्रेशर करोगे तब दूर दूर होगी, या उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तब दूर दूर होगी। हमें बताया कि तापमान अगर आप बढ़ा देते हो, तापमान बढ़ाने पर उसकी क्या बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु का तापमान बढ़ाने पर उसकी क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब वो दूर दूर चले जाने लग जाता है या गति करने लग जाता है। ये पास पास थे, तापमान आपने बढ़ा दिया तो गतिज ऊर्जा बढ़ गई। मतलब सॉलिड से लिक्विड में अगर बदलना है तो तापमान बढ़ाना उसके लिए क्या होगा, फेवरेबल। अगर आप तापमान को सॉलिड से लिक्विड बदलना है तो टेम्परेचर को बढ़ा दो और प्रेशर को क्या कर दो, कम कर दो। टेम्परेचर को बढ़ा दो, प्रेशर को क्या कर दो, कम कर दो। फिर बात करते हैं कि लिक्विड को किसमें बदलना है, गैस में। मतलब फिर से वही बात, तापमान को बढ़ाना है और प्रेशर को क्या करना है, कम करना है। तापमान को बढ़ाना और प्रेशर को क्या करना है, कम करना है। क्यों, तापमान बढ़ाने पर अवयव कण दूर हो जाएंगे और प्रेशर को कम करने से भी अवयव कण वापस पास में नहीं आएंगे, वापस पास में नहीं आएंगे। फिर वापस इसके उल्टी अगर अगेंस्ट अगर बात करते हैं तो गैस, लिक्विड और सॉलिड। गैस को लिक्विड बदलना, अवयव कणों को पास लाना है, मतलब आपको टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये एग्जांपल आपकी एलपीजी में आपको देखने के लिए मिलता है। जब एलपीजी गैस का सिलेंडर भरा जाता है तो उसमें प्रेशर को बहुत ही ज्यादा हाई रखा जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर रखा जाता है ताकि उस गैस को किस में बदला जा सके, लिक्विड बदला जा सके। फिर बात करते हैं लिक्विड से सॉलिड में, सेम वही, टेम्परेचर को आपको कम करना और प्रेशर को आपको ज्यादा करना। लास्ट कंडीशन सॉलिड और गैस में, गैस को सॉलिड में बदलना है, वही वापस टेम्परेचर को बहुत कम कर दो और प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई कर दो। या सॉलिड को आपको किस में बदलना है, गैस में बदलना है। सॉलिड को गैस में बदलने का मतलब अवयव कणों को दूर करना है, दूर करने का मतलब टेम्परेचर को बढ़ा दो और प्रेशर को क्या कर दो, कम कर दो। प्रेशर को क्या कर दो, कम कर दो। ये हो गया आपके कन्वर्जन जो है, इफेक्ट ऑन कन्वर्जन। अवस्था परिवर्तन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, अवस्था परिवर्तन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब आगे एक चीज और, छोटी सी हेडिंग और देख लेते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि परिवर्तन होते हैं कुछ, दो परिवर्तन होते हैं अपने केमिस्ट्री में। एक भौतिक परिवर्तन, साइंस में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होगा, उसके केमिकल फेज में क्या होगा, चेंज होगा। रासायनिक अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती, उसका रंग बदल जाएगा, उसका क्या बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, उसकी आकृति बदल जाएगी, उसकी गंध बदल जाएगी। यह होगा आपके भौतिक परिवर्तन। केमिकल परिवर्तन में क्या होगा, उसका फॉर्मूला बदल जाएगा, उसका अणुसूत्र जो है वो बदल जाएगा, सूत्र बदल जाएगा। किसी भी वस्तु में अगर भौतिक परिवर्तन होगा तो उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, मतलब उसका रंग, आकृति और गंध में चेंज आएगा। केमिकल परिवर्तन होगा तो उसके फॉर्मूला और अणुसूत्र में परिवर्तन आएगा। अगर मैं भौतिक परिवर्तन की बात करूं तो भौतिक परिवर्तन में जिस किसी वस्तु को आप
बाह्य परिवर्तन लगाकर आपने जो चेंज किए, एक्सटर्नल जो आपने इफेक्ट लगाए हैं, जैसे मैंने बर्फ को है जो जमाने के लिए, सॉरी पानी को जमाने के लिए उसको किस में रखा, फ्रीज में। फ्रीज में रखने के बाद मैंने क्या किया, वो किस में बदल गया, बर्फ में। पानी को जब मैंने फ्रीज में रखा तो वो किस में बदल गया, बर्फ में। लेकिन जैसे ही मैं फ्रीज से बाहर इस बर्फ को निकालूंगा वापस किस में आ जाएगा, ये पानी में। मतलब भौतिक परिवर्तन है। कैसे भौतिक परिवर्तन है, जैसे ही आपने ये जो बाहरी इफेक्ट क्या लगाया, इसको फ्रीज में रखा है, फ्रीज में रखा है, जैसे ही आप ये बाहरी इफेक्ट इसे वापस हटा देते हो तो ये वापस किया जाएगा, अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट कर आ जाएगा, अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट कर आ जाएगा। मतलब भौतिक परिवर्तन में आप किसी भी वस्तु को भौतिक परिवर्तन हटाने के बाद में प्रारंभिक अवस्था में वापस वस्तु आ जाती है। प्रारंभिक अवस्था पुनः प्राप्त कर सकते हैं आप। इसमें आप प्रारंभिक अवस्था पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, प्रारंभिक अवस्था को पुनः आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो दो चीज मेन होगी इसकी, ये याद रखना, एक तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन मतलब रंग गंध इन चीजों में परिवर्तन हो जाएगा, एक इनकी प्रारंभिक अवस्था में जो है एक को लाया जा सकता है, एक को नहीं लाया जा सकता। एक चीज और देखिएगा, देखो अगर इसको प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है तो इसका मतलब ये स्थायी परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन स्थायी नहीं है। लेकिन इसमें नहीं लाया जा सकता प्रारंभिक अवस्था में, इसका मतलब ये परिवर्तन क्या है, स्थायी है। ये परिवर्तन क्या है, स्थायी। ये परिवर्तन स्थायी नहीं है, वो वाला परिवर्तन आपके स्थायी है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग आकृति और गंध में परिवर्तन होगा, उसके अणुसूत्र में परिवर्तन होगा, जो है स्थायी परिवर्तन। ये स्थायी परिवर्तन होगा, ये क्या होगा, स्थायी परिवर्तन। अब एक चीज देखो, जब इसको प्रारंभिक अवस्था में आप प्राप्त कर सकते हो मतलब कोई भी न्यू चीज आपने नहीं बनाई, कोई भी नई चीज आपने नहीं बनाई, मतलब नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। इसमें क्या होगा, नई चीज बनेगी, नई चीज बनेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो गैस के रूप में आपके पास वेपर होती है, जल की वाष्प, उसको आप किस में बदल देते हो, पानी में बदल सकते हो, उसको आप आगे किस में बदल सकते हो, बर्फ में बदल सकते हो। लेकिन वापस इसको आपस में एक दूसरे में बदल भी सकते हो, बर्फ को वापस पानी बना सकते हो, पानी का वापस गैस बना सकते हो। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, भौतिक परिवर्तन को आसानी से आप समझ सकते हो। जला हुआ कागज, ये फटा हुआ कागज, फटा हुआ कागज, फटे हुए कागज से आप वापस पुराना जो पहले कागज था वैसा कागज बनाने की ट्राई कर सकते हो, वापस लगभग प्रारंभिक अवस्था में उसको वापस ला सकते हो। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जला हुआ कागज। जला हुआ कागज, जले हुए कागज को क्या वापस आप प्रारंभिक स्थिति वाले लिखने वाले कागज की तरह बना सकते हैं, नहीं बना सकते। मतलब प्रारंभिक अवस्था में उसको वापस नहीं ला सकते हो, इसको ला सकते हो। तो ये लाने वाला भौतिक परिवर्तन, जिसमें नहीं आता है वो रासायनिक परिवर्तन। तो आज की क्लास में हमने देखा कि क्या होती है मैटर, क्या होता है मैटर, के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या उनके गुणधर्म होते हैं, कितनी उसकी अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं पर तापमान का और दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। उसके साथ में हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लासेस जो है वो रेगुलर रहेगी।